इतना हैवी नहीं है, मगर थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज डिमांड करता है। तो अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो हम कम टाइम में भी कवर कर जाएंगे। दो एरियाज हैं, एक एरिया करंट है और एक एरिया कैरी फॉरवर्ड है। करंट वाला एरिया कौन सा? सैम्पलिंग। और जो कैरी फॉरवर्ड हो गया वो कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन। तो पहले करंट ईयर को एडजस्ट करेंगे, लास्ट ईयर को? करंट ईयर को। सैम्पलिंग पे आते हैं, क्योंकि ये ज़रा पहले कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा है। सैम्पलिंग, ISA 530 सैम्पलिंग। थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं साथ। स्टैंडर्ड शुरू हुआ था तो उसने कहा था कि भाई हर जगह पे सैम्पलिंग ना करो, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे तुम 100% टेस्टिंग कर सकते हो। वो कौन से एरियाज होते हैं? जहाँ पे क्वांटिटी कम हो, वैल्यू ज़्यादा हो, रिस्की एरिया हो, रेपिटेटिव नेचर की हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और एक सिस्टम चल रहा हो, तो वहाँ पे आप 100% की तरफ जा सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड ने ये कहा था कि भाई सैम्पलिंग करते टाइम अगर तुम्हें मनपसंद डाटा ना मिले तो तुम स्पेसिफिक डाटा खुद से भी ऐड कर सकते, स्पेसिफाइड चीज़ों को ऐड अप किया जा सकता है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि सैम्पलिंग रिस्क होता है कि आप सही को गलत मान जाए और गलत को सही मान जाए। उसमें जाने की ज़रूरत तो नहीं है, इतना तो आइडिया है ना। अच्छा, उसके बाद सैम्पलिंग की टाइप्स या मेथड्स, दो मेन मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल में आगे दो बातें, रैंडम और सिस्टमैटिक। और दूसरा कौन सा था? उसमें कौन सी थी? हैपहैज़र्ड और ब्लॉक सैम्पलिंग। ठीक है, यानी कि हम सवालों में मूव कर सकते हैं, हमें बेस पता। सर पहला क्वेश्चन है, इस उम्मीद के साथ कि मैं आज लिख पाऊंगा, नहीं, मैंने अच्छा किया कि मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके लाया हूं। आप किताब में भी खोल सकते हैं, ऑटम 2009 क्वेश्चन नंबर 3A। क्या ये चल भी रहा है? ये नहीं चल रहा ना, मेरी आवाज जा रही पीछे से। तो यार ये जगह है हमारे पास, आगे नहीं आना? अच्छा सर, आप आना चाहेंगे आगे? अब बहुत पीछे है, सीट रिजर्व करके चला गया। ये देख लें जी। सवाल क्या है? सवाल ये है जनाब, ओह, सवाल ये है कि यू आर द ऑडिट मैनेजर। काम यहीं पे खराब हो जाता है। जब आप जैसा मैनेजर होगा तो ऑडिट कैसा होगा, है ना? सबसे बड़ा रिस्क ही यहीं पे है। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन अ क्लाइंट वेयर एनुअल सेल इज 640 million. During the course of annual audit, the following table was developed by an audit team member. उसने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, A, B एंड C। अच्छा, बना दी हैं। ये जो कैटेगरीज बनाई हैं इसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। अच्छा, उसने कहा 50 सेल्स ट्रांजैक्शंस टू डिफरेंट कस्टमर्स अमाउंटिंग टू ₹300 मिलियन। कैटेगरी बी में कितना है? 200 मिलियन। सी में कितना है? 140। कुल मिला के 640। ठीक है, उसने अपने हिसाब से स्ट्रेटिफाई कर दिया। सोहेल एक टीम मेंबर है, इज ऑफ द व्यू दैट इफ वेरिफिकेशन of all the transactions in category A is carried out,
देयर इज नो नीड टू परफॉर्म फर्दर प्रोसीजर्स। सोहेल भाई कुछ फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि सर देखें, अगर हम कैटेगरी ए को ही सारा चेक कर लें, 100% चेक कर लें, उसमें सैम्पलिंग नहीं करते, तो हमें फिर कैटेगरी बी और सी को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं है ना, बस अभी लड़ते हैं उससे। However, other team members do not agree. You are the other team members. आप भी एग्री नहीं कर रहे, उन्होंने भी एग्री नहीं किया। एंड वो कहते हैं कि सर प्रॉपर सैम्पलिंग शुड बी कैरिड आउट फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि प्रॉपर सैम्पलिंग करें फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन। एंड जो ऊपर 3 कैटेगरियां बनी है ना, उनको इग्नोर करें, उनकी ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट नंबर 1। अच्छा, आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक्सप्लेन करना है हाउ ऑडिट एफिशिएंसी कुड बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग दिस टेबल। जी, इस टेबल को यूज करते हुए कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ऑडिट एफिशिएंसी। बेसिकली वो आपसे पूछना चाह रहा है कि हाउ स्ट्रेटिफिकेशन अफेक्ट्स सैम्पलिंग। क्या करती है स्ट्रेटिफिकेशन? जब आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट स्ट्रेटम्स, तो हर स्ट्रेटम आपको एक अलग कहानी सुनाएगा। अब हर स्ट्रेटम इंडिविजुअली क्या बन गई है? एक पॉपुलेशन। और उस स्ट्रेटम का जो रिजल्ट है वो सिर्फ उसी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्टेबल है, बाकियों पे नहीं है। तो कैटेगरी ए बी सी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। इससे मेरा ऑडिट एविडेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? सैंपल कम हो जाएगा मगर सफिशिएंसी, अप्रोप्रिएटनेस ज्यादा हो जाएगी। तो सर स्ट्रेटिफाई कर लेना चाहिए। स्ट्रेटिफिकेशन से फायदा ये होता है कि आपका सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाता है। सैम्पलिंग रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 2 कहते हैं जी अदर वेज बता दें जिस हिसाब से आप इसको मजीद कैटेगराइज कर सकते हैं। कोई अदर वेज आपके जहन में हो? एजिंग रिपोर्ट से कर सकते हैं, और प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं, ऑपरेशनल्स वाइज कर सकते हैं, जोग्राफिकली कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू में कर सकते हैं, और कैश और क्रेडिट में कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप इसको स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट क्या कहता है? गिव योर ओपिनियन ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सोहेल एंड अदर टीम मेंबर। भाई सोहेल ने क्या बोंगी मारी थी? ए को वेरीफाई करके बाकी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगे। तो उसको यही बताना है कि भाई ए अलग स्ट्रेटम है, बी और सी अलग स्ट्रेटम है। ए को वेरीफाई करने से बी सी वेरीफाई नहीं होंगे। ए का रिजल्ट सिर्फ किस पे प्रोजेक्ट करना है? ए पे। चाहे ए सारा ही चेक कर लो, उसका ताल्लुक बी और सी से नहीं है। और दूसरे ने क्या कहा था कि ये कैटेगरी को रिमूव कर दें, तो उसको फिर से यही बताएंगे कि भाई स्ट्रेटिफिकेशन से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाता है, हमें अच्छी क्वालिटी का एविडेंस मिल जाता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर सैंपल साइज कम हो जाता है, ए बी सी ठीक है, मगर उसका क्वांटम कम हो जाएगा। अगर मैं सारी पॉपुलेशन में से 100 बंदे निकालूं, अब मुझे नहीं पता कि 100 में से कौन कौन सी क्वालिटीज कौन कौन से लोगों में है। इसमें मैं क्या करूंगा? 10 10 10 कितने हो गए? 30। जब मेरी पॉपुलेशन ही श्रिंक हो गई, मेरी पॉपुलेशन श्रिंक हो गई ना, जब मैंने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जब पॉपुलेशन कम है तो सैंपल साइज भी क्या हो जाएगा? कम। और जब मैं सबका टोटल भी कर लूंगा, अल्टीमेटली वो कम ही रहेगा। डन है? हाँ जी, ये सवाल ओके। कौन सा? नॉन सैम्पलिंग रिस्क कम क्यों होगा? क्योंकि अब हम हर स्ट्रेटम में से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। अगर स्ट्रेटिफाई ना करते तो कुछ ऐसे रह जाते जो हमारे सैंपल में ना आ रहे।
नॉन सैम्पलिंग रिस्क वो रिस्क है जिसका ताल्लुक सैम्पलिंग से नहीं है, ये अदर देन सैम्पलिंग कोई भी और रिस्क हो वो नॉन सैम्पलिंग में जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटम, ये सारी बातें सैम्पलिंग की है ना, सैम्पलिंग की टर्म्स हैं, तो इससे सैम्पलिंग रिस्क कम होगा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क कम इससे नहीं होता। ओके, कहाँ से आवाज़ आ रही है जी? क्यों कर ली, चले मैं आपकी बात मानता हूँ, कर लिया, मगर क्या उससे बी और सी में फर्क पड़ेगा? उसको अलग करना पड़ेगा ना। तो यही तो वो कह रहा है कि ए को सारा भी कर लें तो क्या बी और सी को छोड़ दें? नहीं, चले ए को भी सारा कर लें, बी को भी सारा कर लें, सी को छोड़ दें? नहीं, हमें हर स्ट्रेटम को अलग अलग तरीके से देखना होगा। डन? सवाल का जवाब पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ ले, इससे मेरा नहीं ख्याल, हमने सारी बातें कर ली हैं। आगे आते हैं स्प्रिंग 11 पे। स्प्रिंग 11 3B आपके पास किताब में आ रहा होगा, स्प्रिंग 11 3B आ रहा है। सवाल छोटा सा मगर मजे का। सवाल ये कहता है कि आप ऑडिट मैनेजर हैं सेब डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के। While reviewing the audit planning documentation, you found out that the team has selected 100 out of 2550 debtors for balance confirmation. सर 2550 मेरा क्या है और 100 मेरा क्या है? अब 100 का ब्रेकअप दे रहा, कहता है जी 50 जो लार्जेस्ट डेटर्स थे उसमें से 10 चूज किए। 50 में से कितने चूज किए? 10। और 50 एक्चुअली सेल्स का कितने परसेंट थे? 40% ऑफ द डेटर्स, नॉट सेल्स। अच्छा 10 ये हो गए, तो बाकी 90 अदर डेटर्स थ्रू हैज़र्ड सैम्पलिंग। फिर वो कहता है कि जिन जिन की अमाउंट 5000 से कम थी उन सबको मैंने इग्नोर मारा, और गवर्नमेंट एंड रिलेटेड पार्टीज को तो मैंने छेड़ा ही नहीं क्योंकि वहां से मुझे लास्ट टाइम भी कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आई थी। आपने फिर से वही बताना है कि ये जो 4 बातें बता रहा है ये अप्रोच ठीक है या नहीं, और सजेस्ट करना है ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल। हाँ जी, पहली बात 50 लार्जेस्ट जो कि 40% है, ये ठीक है या नहीं है? वो मुंह से कह रहा है 50 लार्जेस्ट, तो यहां पे सैम्पलिंग की जरूरत नहीं है, यहां पे मुझे क्या करना चाहिए? 100% की तरफ चले जाना चाहिए। रिस्क भी लग रहा है, क्वांटम भी कम है और वैल्यू भी ज़्यादा एज कंपेयर टू अदर्स। अच्छा दूसरा क्या है? 90 अदर डेटर्स को ये कैसे लेकर आया है? थ्रू हैज़र्ड सैम्पलिंग। तो भाई साहब हैज़र्ड का मसला क्या होता है? बाइसनेस आ जाती है। तो हमें क्या करनी चाहिए थी? रैंडम 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 करनी चाहिए थी, बाय डिफॉल्ट रैंडम करनी चाहिए थी। और रैंडम से भी अच्छी क्या है? सिस्टम। तीसरे में क्या मसला? 5000 से कम वालों को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक वर्ड है, आपने पता नहीं गौर किया नहीं किया, कन्फर्मेशन। ये सवाल टेक्निकली 2 एरिया से बन के बना है, एक्सटर्नल से और सैम्पलिंग से। पहली 2 बातें तो सैम्पलिंग वाली हैं, मगर तीसरी और चौथी बात सैम्पलिंग से है ही नहीं। किससे है? कन्फर्मेशन से। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करते, हम कौन सी कन्फर्मेशन भेज देते हैं? और चौथे में बैलेंसेस ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रिलेटेड पार्टी, यहाँ पे रिस्क है, दोनों में रिस्क है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सवाल देखें, हाँ जी, खुद ट्राई करा था ये सवाल प्लीज।
ज़रा खुद से ट्राई कीजिएगा, जो भी जहन में आता है। 5 नंबर के लिए आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ज़रा लिखें इस सवाल को, जो जो बात जहन में आती है लिखें। ऑटम 15/7B अगर आपके पास किताब हो तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ऑटम 15/7B। ऑटम 15/7B। अगर आपने पिछले 2 सवालों को ध्यान से देखा हो तो ये दोनों का एग्रीगेट था। पहले पॉइंट में क्या कहता है कि वेरिफिकेशन ऑफ ए एंड बी विल प्रोवाइड सफिशिएंट कवरेज, तो हमें बाकियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट सो? नहीं। ए एंड बी, ए अपने लिए लायबल है, बी अपने लिए लायबल है, सी और डी का ए बी से कोई ताल्लुक नहीं है, और सी और डी को चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो भी क्या है? मटीरियल है। सी और डी भी क्या है? मटीरियल है। सेकंड में क्या कह रहा है? हैपहैज़र्ड बेसिस। तो जब भी हैपहैज़र्ड आए तो आपने एतराज क्या देना है? बायसनेस, और साथ बता देना है ऑल्टरनेट, रैंडम, और अगर उसको ज़्यादा बेहतर करना है तो सिस्टमेटिक। सिलेक्शन शुड बी, क्या हुआ? बायसनेस, बायसनेस। सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी डन सिस्टमेटिकली, और कैसे? 10% ऑफ द अमाउंट इन ईच कैटेगरी शुड बी सिलेक्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे नहीं होती, उसको बताना है कि फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक गैप निकालते हैं। सैंपल साइज, क्या फॉर्मूला होता है? पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, स्टेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन। सर 2 काम की बातें स्टैंडर्ड से, 2 ही काम की बातें हैं, बल्कि 3, 2 नहीं 3। सवाल अक्सर यहां से बनता, सॉरी यहां से बनता। पहला पॉइंट क्या है? डाउट एज टू द रिलायबिलिटी, एंड सेकंड क्या है? रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। एक दफा पहले इसको पढ़ लें। जी जी, क्या? कौन से? कल वाले? वो मैंने लिए नहीं, मैं देना भूल गया। वो ये वाले पढ़े हुए कुछ। हाँ 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 है, चलो कर लेते डिस्कस। हाँ जी, पढ़ लें पढ़ लें, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। डाउट में क्या होता है भाई? अगर हमें डाउट आ जाए उनकी दी हुई रिप्रेजेंटेशन पे, तो मैं उनकी इंटेग्रिटी को, उनकी एथिकल वैल्यूज को दोबारा से क्या करूंगा? असेस करूंगा, रीअसेसमेंट करूंगा। और अगर मुझे फ्रॉड सी बू आ रही है तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। वो कौन से होते हैं? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। मैटर रिजॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो फिर मैं मजीद शक वाले मोड में आऊँगा। आई विल बी मोर स्केप्टिक एंड देयर इज अ चांस कि मैं रिपोर्ट को भी मॉडिफाई कर दूँ। प्रोवाइड ही नहीं की तो स्कोप लिमिटेशन। जब हम उससे मांग रहे और हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही, दिस विल अल्टीमेटली गिव राइज टू स्कोप लिमिटेशन। ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया फॉर क्वेश्चंस। सेकंड जो चीज आपको शायद किताब में नजर ना आए, दैट इज दिस पैराग्राफ। इफ ऑडिटर, पर इसको पढ़ लें, if auditor has concerns about the integrity and ethical values of management, auditor shall determine the effect of such concerns may have on the reliability of representations and वो एविडेंस जो कि उसने जनरल हासिल किया हुआ। क्योंकि जनरल एविडेंस तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिटर्न फॉर्म में ही हो।
वो ओरल भी हो सकते हैं। हाँ, अगर मुझे स्पेसिफिक कोई चीज़ करवानी है तो वो ओरल नहीं होगी। It may cause the auditor to conclude that the risk of management misrepresentation in the financial statements is such that audit cannot be conducted. इस लाइन का मतलब बता दें, क्या कहना चाह रहा है इस लाइन से? ऑडिट कैन नॉट बी कंडक्टेड से क्या मुराद है? विड्रॉ कर जाएगा। और विड्रॉ किस वक्त होती है? जब हम डिस्क्लेमर पे जा रहे हो और हम कोशिश करते हैं कि विड्रॉ करके आ जाएं, डिस्क्लेम ना करें। तो ये फेस कब आएगा? ये फेस उस वक्त लाइफ में आएगा जब उनकी दी हुई कोई भी बात हमें इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज के साथ नजर नहीं आ रही, चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो। अगर मैनेजमेंट हर बात पे झूठ बोल रही है, कोई भी बात आपसे ठीक तरीके से नहीं कर रही है, हर बात पे रिलायबिलिटी के मसले आ रहे हैं, तो ऐसी जगह पर रिश्ता करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर वहाँ से डिस्क्लेमर की तरफ जाएं, और वो देना ख़तरनाक है, तो विड्रॉ करके रिश्ता तोड़ के आ जाए। नॉर्मली जो होती है ईयर एंड वाली, वो फाइनल रिप्रेजेंटेशन होती है। उनसे बातचीत, उनसे कम्युनिकेशन, पूरे ऑडिट में वो जो बातें बता रहे हैं वो हर एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। वो हर एविडेंस के साथ क्या हो रही है? कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। जी हाँ जी, हाँ, उस वक्त फिर हम डिस्क्लेम की तरफ चले जाएंगे, फिर हम 705 में दाखिल हो जाएंगे। उनसे लिखा हुआ है कि इफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन द ऑडिटर विल डिस्क्लेम एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद आइजा 705। गुड मॉर्निंग का मैसेज टाइम पे नहीं आया। जवाब ये आया कि बंदा सोया हुआ था, कुछ भी, बंदा सोया हुआ था, मगर सुबह 8:30 बजे उसका लास्ट सीन आ रहा था। तो ये दो एविडेंस आपस में कोरोबोरेट नहीं कर रहे। जब ये नहीं कर रहे हैं तो तुम झूठे हो, तुम मकार हो, तुम डैश डैश डैश। तो मैं क्या कर रहा हूं? पहले डिस्क्लेम करने की कोशिश करूंगा और फिर विड्रॉ पे आ जाऊंगा। अब भूलेगा? नहीं, अब नहीं भूलेगा। There is sufficient doubt about integrity of management about such written representation, और हमें अब यकीन हो गया कि मैनेजमेंट रिलायबल बात नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात ना यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। मैंने दो पैराग्राफ्स को मर्ज किया हुआ यहाँ पे, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगली बात, कैन मैनेजमेंट मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये बात अलग है। कैन मैनेजमेंट मॉडिफाई द रिप्रेजेंटेशन, क्या मैनेजमेंट दी हुई रिप्रेजेंटेशन को बदल सकती है? नॉर्मली आपका जवाब क्या होता है? नो। मगर दो हालात में ये चेंज की जा सकती है। अगर आग लग गई है या इम्पेयरमेंट का मसला आ रहा है। मैनेजमेंट सेड दैट एक्सेप्ट फॉर द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड इन फायर वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। ये वो, यहाँ तक आप उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला है जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर, याद करें स्कोप लिमिटेशन भी 3 वजूहात से आती थी। उनका मसला, नेचर का मसला, या हमारा मसला। तो अगर कोई ऐसा मसला है जो फायर वाला हो, अर्थक्वेक वाला हो, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जो कि उनके कंट्रोल में ना हो, वहां पे वो अपनी स्टेटमेंट बाद में बदल सकते हैं। एंड नंबर 2, we have prepared the financial statements in accordance with the IFRS except for recording impairment। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे वो बदल सकते हैं अपनी बात। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? आई कैप की बुक में मिल जाएगा। उन्होंने ना एक
एग्जाम्पल के अंदर बड़ा ही तोड़ के लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट आपने अपने साथ रखना है कि क्या वो मॉडिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज। तो आपने देखना है कि क्या सवाल में ये दो बातें तो नहीं की हुई। अगर ये दो बातों में से कोई बात निकल आए तो फिर आप वो मॉडिफिकेशन अलाउ कर दीजिएगा। एक सवाल आपको देता हूं, सवाल पढ़ें जरा। स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स, हाँ जी, सवाल क्या है? कहता है जी स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं क्या? हैवी व्हीकल। आप जॉब इंचार्ज हैं और आपको एक सामना करना पड़ा एक सूरत हाल का। मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड यू विद रिप्रेजेंटेशन, आपको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी है। क्या दी है? कि फिक्स एसेट की जो लाइफ है वो रियलिस्टिकली एस्टिमेटेड है, यानी कि उन्होंने ठीक तरीके से यूजफुल लाइफ मेंटेन की हुई है। तो ये वाली बात आपको लास्ट ईयर भी उन्होंने बताई थी। However, SVL has incurred losses on disposal of fixed assets during the year, because of which you are now of the view that useful life जो उन्होंने कहा था कि हमने बड़ी रियलिस्टिकली निकाली है वो ठीक ठाक नहीं थी। तो अब ये डाउट है, ये आपको प्रोवाइड ही नहीं की गई, ये डाउट है। तो इसका आंसर भी कहाँ से बन जाएगा? डाउट वाली जो ये बात थी, ये बात, ये वाली बात। आपने बस सिनेरियो को पकड़ना है और इन बातों के साथ जोड़ देना। क्या करना है? सिनेरियो को पकड़ना है और इन बातों के साथ जोड़ के ये डाउट वाला पॉइंट लिख देना, इसका जवाब पढ़ना। हाँ जी, तो जरा देखें, कंसिडर, ये देखें जरा, कंसिडर वेदर द रिस्क रिमेन्स अप्रोप्रिएट। क्या रिस्क को रिवाइज तो नहीं करना पड़ रहा? क्या दोबारा से मुझे मजीद काम करने की ज़रूरत तो नहीं है? और क्या मुझे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे सवेयर डाउट तो नहीं आ गया? अगर सवेयर डाउट आ गया है तो फिर मैं वहाँ से विड्रॉ करने के मूड में आ जाऊँगा, क्योंकि जब वही इंटेग्रिटी का साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर वहाँ पे काम करना मुश्किल होगा मेरे लिए। तो ये आपने ये डाउट वाली बातें उठा के यहाँ पे लिख देनी थी। इसी तरह एक और सवाल देखें, पार्ट ए, आसिफ लिमिटेड। क्या सवाल है ये? आसिफ लिमिटेड, नहीं, हाँ यही है। आसिफ लिमिटेड हैज मेड सर्टन इन्वेस्टमेंट्स, और उन्होंने इसको क्या क्लासिफाई किया हुआ है? लॉन्ग टर्म। मगर बाद में उन्होंने अगले साल उसको बेच दिया। तो लॉन्ग टर्म को तो नहीं हम इतनी जल्दी बेचते, तो फिर ये लॉन्ग टर्म तो ना हुई। इसका मतलब है कि जो उन्होंने आपको क्लेम किया था वो क्लेम ठीक नहीं था। तो अगेन देयर इज अ डाउट। तो देखें, वो तीन बातें की हुई हैं। रिस्क को देख लेंगे, मजीद काम कर लेंगे, और वहां से क्या करने की पोजीशन में होंगे? विड्रॉ। इसी का पार्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊं, पढ़े जरा पार्ट भी। मंसूर लिमिटेड, Mansoor Limited has entered into a significant related party transaction during the year which are approved by board and appropriately disclosed. The management has also agreed to provide a representation, but अभी तक आपको रिसीव, अब ये डाउट नहीं है, ये उसके नीचे वाली बात है, नॉट प्रोवाइड। और ये एरिया भी कौन सा है? रिलेटेड पार्टी। यहाँ पे रिस्क भी क्या होता है? सबसे ज्यादा। अच्छा, ये सवाल देखें सर, ATML स्प्रिंग 17 8B है, तसल्ली से देखें, तसल्ली से देखें। ATML के आप
ऑडिट मैनेजर हैं, 3 चीज़ें हैं। पहला पॉइंट क्या है, देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ रिलेटेड पार्टी। आपने बताना है कि कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेनी है और कहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो रिलेटेड पार्टी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डिक्लाइन हो गया है, तो इधर मुझे रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि नहीं लेनी? लेनी है। जहाँ जहाँ पे एस्टिमेशन होगी वहाँ वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेना लाजमी हो जाता है। जहाँ जहाँ पे क्या होगी, एस्टिमेशन होगी, अनसर्टेनिटी होगी, उनकी तरफ से की हुई कोई एडजस्टमेंट्स होंगी, कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अगर वो कह रहे हैं कि इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करता, मिस स्टेटमेंट एग्रीगेट होकर मटेरियल इम्पैक्ट नहीं दिखा रही हैं, फ्रॉड यहाँ पे नहीं है, जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं वहाँ पे उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन लेना ज़रूरी होता है। गोइंग कंसर्न पे क्यों नहीं लेते? क्योंकि गोइंग कंसर्न में उन्होंने ऑटोमेटिकली डिस्क्लोजर दिया होता है एफएस के अंदर कि हम गोइंग कंसर्न है, और अगर अनसर्टेनिटी हो उसके बारे में बात की होती है। अगर नहीं की हुई हम उनकी रिपोर्ट वैसे खराब कर रहे होते हैं। डन। पॉइंट 2, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज एक्वायर्ड 15% शेयर होल्डिंग। हाँ जी, इस पे लूँ, ये अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट नहीं है, इस पे रिप्रेजेंटेशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहीं और नज़र आ रहा होगा। कहाँ पे? कहाँ पे नज़र आ रहा होगा? कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स में कहीं नज़र आ रहा होगा। तो जो चीज़ एफएस में आ रही है और वो अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट नहीं है, उसमें अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं। तीसरा पॉइंट देखें, मैं करता हूँ। पॉइंट 3 पर देखें पहले। कंपनी ओन्स 6 बिल्डिंग्स, जिसमें से 4 को उन्होंने क्या किया है और बाकियों को रीवैल्यू नहीं किया। इस पे रिप्रेजेंटेशन को बाद में देखेंगे, पहले एक और मसला है, IAS 16 कंप्लाई नहीं हो रहा। तो भाई साहब ये मिस स्टेटमेंट है। ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। अब इसी सवाल के पहले पॉइंट को दोबारा पढ़ें, इसी सवाल के पहले पॉइंट को दोबारा पढ़ें। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। अब यहाँ पे जब आपने आरपी का वर्ड पढ़ लिया तो आप डेड श्योर है किस चीज़ को लेके, कि उनसे रिप्रेजेंटेशन मैंने लेनी है। नीचे वाले पॉइंट में हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठो और आपको समझ ना आ रही हो कि लूं या ना लूं। ये क्या लिखा हुआ? में। तो पहले पॉइंट में मस्ट है, दूसरे पॉइंट में है, ये फर्क है। पहले वाला यू आर डेड श्योर कि लेनी ही लेनी है, दूसरे पॉइंट में इफ देयर इज अ कंफ्यूजन तो आपने एग्जाम में, थैंक यू, आपने एग्जाम में परेशान नहीं होना, आप उसको मे के साथ आंसर कर सकते हैं। और तीसरे में क्या था? तीसरे में तो है ही एक मसला कि सिलेक्शन या और एप्लीकेशन को ठीक से नहीं किया जा रहा, तो ये मिस स्टेटमेंट में जाना चाहिए। डन जी। एक सेकंड, ये ट्राई करें फिर मैं आपका जवाब दे दूं। हाँ जी, कौन था जी? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल। मगर हाँ, ये हमारा फाइनल एविडेंस होता है, हम इसको लिए बिना रिपोर्ट पे साइन नहीं करते। इट शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये पॉइंट इसमें भी है। ये सवाल सॉल्व करें जरा जल्दी से सॉल्व कीजिएगा प्लीज। 6 नंबर का है। हाँ, आपके पास 10 मिनट है, 2:50 हुए मेरे पास। इसको जूम कर दें। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 7, 10 मिनट है आपके पास। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से कीजिएगा। में वो कहता है कि जिसने साइन करने हैं वो भाई साहब अवेलेबल नहीं है, तो 2 ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शन 1 क्या है कि या 4 को साइन करवा लो या
16 को साइन करवा लो। और नीचे क्या कह रहा है कि कॉल पे कर लो, वर्बली करवा लो। तो पहले वर्बली वाली बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, वर्बल एविडेंस स्ट्रांग होता है? क्या अच्छी क्वालिटी का होता है? क्या ये सफिशिएंट है? तो करना चाहिए। डन हो गया। अब ऊपर आए, 2 डेट्स हैं, एक कौन सी डेट है और दूसरी कौन सी है? 16। सर 4 वाली मैं कबूल नहीं कर सकता, बताएं क्यों? बहुत फासले पे है। इट शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल। और सेम मसला किसके साथ है? 16 वाले के साथ भी यही मसला। और एक और मसला भी है इसके साथ कि जब तक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आती मैं रिपोर्ट भी, तो वो और खराब बात है। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? सीईओ की जगह पे सीएफओ से करवा देना चाहिए। अगर बहुत ही कोई सवेयर मसले हो फिर हम किससे साइन करवा लें? सीएफओ से साइन करवा लें। सर जी, देखें वो ऑब्वियसली कहेगा कि भाई मैं अवेलेबल नहीं, उनसे उनसे करवा दें। सीएफओ पे जाएगी। हाँ देखें, ये भी पी पॉसिबिलिटी है कि आप उससे मेल पे ले लें, उससे मेल पे ले लें। रिटर्न फॉर्म तो वो भी है, मगर स्टिल मेल के ऊपर भी डाउट रहता है, मेल्स को हैक किया जा सकता है। तो अच्छा यही है कि आप अपनी प्रेजेंस में एक फिजिकल बंदे से ही साइन लें। और अगर सीईओ नहीं तो कौन है फिर? सीएफओ। ये आखिरी सवाल है, एक सेकंड, ये आखिरी सवाल है, बाकी लोग लिखना शुरू कर लें या सोचना शुरू कर लें, तब तक मैं जवाब ले लूँ। हाँ जी। डायरेक्टर नहीं कर सकते, वो जो आपने सीलो में पढ़ा था कि अगर सीईओ साहब बाहर हों तो कम से कम एक डायरेक्टर साइन कर ले, वो वाला रूल यहाँ पे नहीं है। सर अगर सबसीक्वेंट इवेंट नहीं है या है, नहीं है, मैनेजमेंट कहती है कोई सबसीक्वेंट इवेंट नहीं है, मुझे रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। During the stock count, certain items were present physically but were not appearing in stock sheet provided by the TL. TL means company. The management informed you that these items were sold, मगर वो हमने रखे हुए हैं, बिक गए हुए हैं। रिप्रेजेंटेशन जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब देखें, अब आप लोग खुद ही डिवाइड हुए हैं, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं है। तो ऐसे में फिर एक वर्ड लिख दे, मैं। उसके पास वेरीफाई करने के दूसरे तरीके हैं, जैसे हमने पीछे भी एक सवाल देखा था। तो उसमें फिर अच्छी बात यह है कि आप मे का सीगा यूज कर लें, ताकि आप कोई भी एब्सोल्यूट बात उसको ना बताएं जिससे उसको तकलीफ हो सकती है। तीसरा पॉइंट, बल्कि छोड़े, चौथा पॉइंट पे जाएं पहले। एक लिटिगेशन पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट और उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया हुआ है। बताएं। सर देखें मैनेजमेंट क्या कह रही है? देयर वाज ओनली, हमें एतराज इस चीज पे नहीं है कि वो डिस्क्लोज्ड है या नहीं है, मुझे एतराज किस चीज पे है? ओनली वन पे एतराज है। देयर इज अ चांस कि इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो इस चीज पे आपने उनसे लाजमी लेनी है, लाजमी लेनी है। ये ओनली वन है ना, ये एस्टिमेट हो गया है। जहां पे एस्टिमेशन आ रही है वहां पे मस्ट है, और जहां पे हम किसी और तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं वहां पे मैं। ठीक है, मगर वो जो ओनली वन का वर्ड है ना, वो मुझे तकलीफ दे रहा। तीसरा पॉइंट देखें, रिसीवेबल्स ओवरड्यू हुए हैं,
तो 3 कस्टमर्स को अभी तक फुल्ली प्रोवाइड नहीं किया, यानी कि उनको राइट ऑफ नहीं किया एज पर देयर पॉलिसी। द मैनेजमेंट कंटेंडेड दैट दे आर रिगरसली बीइंग फॉलोअड, और वो पैसे दे देंगे। नहीं समझ आई ना? बैड डेट होना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो ये अकाउंटिंग का मसला है। इस पे रिप्रेजेंटेशन तो बाद में लेंगे, पहले उनसे क्या कहेंगे कि यह तुम्हारी मिस स्टेटमेंट है, इसको ठीक करो, अदरवाइज हम क्या दे रहे हैं क्वालिफाइड, ये मटेरियल इम्पैक्ट अगर है तो हम इसको क्वालिफिकेशन में ले जाएंगे। डन जी। एज नियर एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स, प्रैक्टिकली बहुत दूर है, बहुत दूर है, 2 दिनों में बहुत कुछ पॉसिबल है। वो तो ये कहता है कि यहां पे साइन करो और वहां पे हमसे रिपोर्ट लो, तो इतना करीब करना। सर वो जो आपसे मैं कल बात कर रहा था, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं शो हो रहा, ठहरा, कुछ इस तरीके से है। कुछ ऐसा है, इसमें अब क्या है, वो गायब भी हो गया। इसमें अब क्या है, FAR 1 का कब से स्टार्ट हो रहा है? 9-10। टैक्स का भी 9-10 से, CMA का 2-3 से, BLAW का 2-3 से, FAR 2 का 2-3 से, MFA का 2-3 से, CLAW और ऑडिट का 9-10 से। तो 4 पेपर जो पहले होते हैं उनका जल्दी स्टार्ट हो रहा है, और जो बाकी 4 बाद वाले उनका बाद में स्टार्ट हो रहा है, ताकि इसको मॉक के साथ जोड़ा जा सके। तो 100 नंबर और फुल बुक भी 100 नंबर की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है जी, कल मिलते हैं किसके साथ? एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ।